ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए लोगों को। हमने तो चलो कानूनी कार्रवाई की क्योंकि हम लोग कानून पर विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जूते खाने लायक हैं। इस व्यक्ति को जेल से ही बाहर नहीं आना देना चाहिए, इसके ऊपर पीएस से लगाना चाहिए। पहली मांग तो हमारी यही है। नालायक इंसान है, अनपढ़ व्यक्ति है, जो बिना पढ़े लिखे, बिना किसी चीज़ के बारे में पुख्ता जानकारी हासिल किए, जो किसी भी चीज़ को खाली अपनी टीआरपी के लिए जलाएगा, तो उस अनपढ़ देहाती गवार का नाम है डॉक्टर गगन भगत, जो पढ़ा लिखा गवार हम जिसको कह सकते। यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जिसमें महिलाओं का स्थान, महिलाएं जहाँ पर हैं वहीं पे देवताओं का वास है। जब तक उसके ऊपर पर्चा नहीं लगा था, जब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं लगी थी, तब तक उसने पोस्ट डाले, मैं यहाँ पर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ जनसमिति जलाऊंगा, वहाँ गीता जलाऊंगा। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं था, आपने उस किताब को आग कैसे लगाई? मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत उसने ये एक्ट किया। वो दिख गई कि आप किस प्रकार की मानसिकता के साथ इस समाज को चलाना चाहते हैं, आप तोड़ के समाज को चलाना चाहते थे। गगन भगत की बात करें, ऐसे सैकड़ों नेता बैठे हैं पूरे देश के अंदर। ये बंदा समाज के अंदर रहने लायक ही नहीं, डॉक्टर गगन भगत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। 14 अप्रैल जिस दिन बाबा साहिब की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही थी, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश में हर एक नागरिक के मन में जो है खुशी थी और खुशी से जो है वो ये जयंती मनाई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो जम्मू में एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे लोगों की मंशा को जो है वो ठेस पहुंची है। गगन भगत जो कि फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं आरएसपुरा से, और साथ ही साथ जो है अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो है वो लीडर हैं। उनकी ओर से जो है मनुस्मृति नामक जो एक धार्मिक पुस्तक है उसे जलाकर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की गई बाबा साहिब को, जिसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची है। और कुछ वर्ग के लोग जो हैं उन लोगों ने अपनी आवाज़ भी उठाई है कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ऐसे कुछ कार्य किए जाते हैं, उससे लोगों को ठेस पहुंचती है और हमारी जो शांति है, हमारा भाईचारा है, वो सब चीज़ें भी जो हैं वो इफ़ेक्ट होती है। हालांकि ये सब जो उनके ओर से ये घटना सामने आई है, उन्होंने ये जो कार्य किया है काफ़ी निंदाजनक है ये कार्य। उसके बाद लोगों ने जो है इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन अब जो है उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद जो है उन्होंने अब अपनी माफ़ी का वीडियो भी जो है वो जारी किया है। लेकिन आज जो है एफआईआर के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन जिस दिन उन्होंने ऐसा कार्य किया था उस दिन कमेंट बॉक्स में उनके ओर से कुछ ऐसे भी कमेंट किए गए कि जिनको आपत्ति है सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग पार्ट्स में जो है वो मनुस्मृति को जलाया जाएगा। उनकी ओर से कुछ ऐसे बयान आए जिससे लोगों को और भी ठेस जो है वो पहुंची। फिलहाल उनके ऊपर एफआईआर जो है वो लॉन्च हो चुकी है और जिन्होंने उनके ऊपर एफआईआर करवाई है, फिलहाल दीपक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करती हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका बाहु एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि मनुस्मृति जो नामक बुक है, धार्मिक किताब है, उसका महत्व क्या है, क्या कुछ मंशा है उस बुक की, क्या कुछ सिखाती है बुक, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, सबसे पहले बाहु एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय के ऊपर जो पिछले 3 दिन से जो चल रहा था उसके ऊपर एक अच्छी जो है लोगों तक ठीक से विषय जाए, उसका एक आपने प्रयास किया है। मनुस्मृति भारत के इतिहास में एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही विख्यात पुस्तक है। बुक ऑफ लॉज हम इसको कह सकते हैं। उस समय आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब आप कहें कि समाज को चलाने के लिए किसी प्रकार का संविधान नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई लॉज नहीं थे, तो उस समय मनु एक पदवी है, एक पोस्ट थी जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो बैठते थे, अलग अलग नाम के व्यक्ति जो बैठते थे, लेकिन वो केवल एक पोस्ट थी जिसके ऊपर बैठ के वहाँ पर उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो समाज की उस समय की चिंता है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए समाज को चलाने के लिए कुछ कानून का निर्माण करते थे, कुछ रूल्स का निर्माण करते थे। तो मनु स्मृति जो है उन रूल्स की एक बुक है। इट्स अ रूल बुक टू रन द सोसाइटी 2000 ईयर्स बैक। तो उस चीज़ की पुस्तक, उस समय के इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक ड्राफ्ट की गई, बनाई गई। उसी पुस्तक के अंदर ये श्लोक का वर्णन है, यत् नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जिसमें महिलाओं का स्थान, महिलाएं जहाँ पर हैं वहीं पे देवताओं का वास है। उसी पुस्तक में ये बताया गया है कि शूद्रों का स्थान जो है, एक जो ब्राह्मण है वो अपने ज्ञान से जाना जाता है, वो अपने ज्ञान से समाज में उसका बल बढ़ता है।
एक क्षत्रिय का बल उसके शौर्य से बढ़ता है, उसके पराक्रम से बढ़ता है, एक बनिए का बल जो, एक वैश्य का बल जो है उसके धन से बढ़ता है, परंतु शूद्र जो है, शूद्र पैदा होते ही महान है, ये भी उसी मनुस्मृति में बताया गया है। तो मनुस्मृति इट्स कोड ऑफ लॉज, मतलब एक लॉज की सेमिलाइजेशन थी उस समय की, आज से 2000 वर्ष के पूर्व की। और आज की डेट में उसकी रेलेवेंस ये है कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं, संस्कृत स्कॉलर्स हैं, जो कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं, दे यूज़ दिस, वो उसे पढ़ते हैं एज अ रेफरेंस बुक कि उस समय के जो विद्वान लोग थे वो क्या सोचते थे। ये नहीं है कि उसे लेकर रूढ़िवादी सोच के साथ वो आज भी चल रहे हैं। जो रिलीजियस लीडर हैं या जो हमारे स्कॉलर्स हैं, संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, वो अगर उसमें कहीं खराबी थी कोई, तो ये नहीं है कि उसको पकड़ के एक रूढ़िवादी सोच की तरह आज भी उसको पकड़ के चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पे अमेंडमेंट चाहिए थी, उन 14 मनु ने वो उन जो कानून थे उस समय भी उन्होंने परिवर्तन लाए हैं। परिवर्तन भारतीय समाज का एक नियम रहा है, तो उस नाते से उसमें चेंजेस आए। 1947 के बाद हम लोग जानते हैं कि भारत देश के अंदर संविधान लागू हुआ और देश के अंदर किसी भी धर्म ग्रंथ को एक कानून की किताब की तरह नहीं माना गया। भारत का धर्म ग्रंथ, भारत को चलाने के लिए एक ही धर्म ग्रंथ है, उसका नाम है भारत का संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिया था। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन होता है। पूरे देश में उसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग उनमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कर रहे थे और अन्य समाज के लिए कर रहे थे। तो इसी बीच में एक अपनी केवल एक ओछी राजनीति दिखाने के लिए, अपनी जो है हम कहें कि अपने आप को और आगे दिखाने के लिए, नहीं मैं सबसे अलग कार्यक्रम कर रहा हूँ, उस बीच में शुमार होते हैं डॉक्टर गगन भगत, जो पूर्व विधायक हैं आरएसपुरा क्षेत्र के। और मैं कहूँगा उस व्यक्ति को अगर कोई इंसान ये कहेगा कि वो बेवकूफ़ है, नालायक इंसान है, अनपढ़ व्यक्ति है, जो बिना पढ़े लिखे, बिना किसी चीज़ के बारे में पुख्ता जानकारी हासिल किए, जो किसी भी चीज़ को खाली अपनी टीआरपी के लिए जलाएगा, तो उस अनपढ़ देहाती गवार का नाम है डॉक्टर गगन भगत, जो पढ़ा लिखा गवार हम जिसको कह सकते हैं। बिना मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा है, क्या जिक्र है, शूद्रों के बारे में क्या कहा गया है, महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है, जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं था, आपने उस किताब को आग कैसे लगाई। उसके बाद जैसा आपने कहा रितिका जी, उसके बाद फिर वो पुनः माफ़ी मांगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत उसने ये एक्ट किया। उसके बाद जब उसको लगा कि ये एक्ट मेरे को बैकफायर कर गया है, फिर माफ़ी मांगने पे आ गया। उसे लगा नहीं था कि जी कौन लेगा ये, क्योंकि दलित के नाम पे राजनीति कर रहा है ना वो। आज जिस सीट पे वो बैठा है, जिस एमएलए की पद पे वो बैठा है, वो किसने दिलाई उसको? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो पॉलिसीज थी, जो विजन था इस देश के लिए, उसने दिलाई है, उन्होंने दिलाई है ये सीट। और जो शेड्यूल कास्ट के तहत वो सीट रिजर्व हुई थी, तब तू जाके कहीं विधायक बना है। और जो आपकी मानसिकता थी गगन जी, वो दिख गई कि आप किस प्रकार की मानसिकता के साथ इस समाज को चलाना चाहते हैं। आप तोड़ के समाज को चलाना चाहते थे। तो ये कुल मिलाकर हमने उसको, फिर जब हमें लगा कि इस चीज़ के ऊपर कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए और इस प्रकार के लोगों को अगर खुला छोड़ा जाएगा, तो ये लोग तो कुछ भी करेंगे कल को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, समाज को तोड़ेंगे, समाज के अंदर लड़ाई लगवाएंगे, राइट्स करवाएंगे। तो हम लोगों ने कानून के ऊपर विश्वास रखा और कानून अपने हाथ में ना लेते हुए, परंतु कानून के ऊपर विश्वास जताकर हम लोगों ने एक दरख्वास्त जो है वो एसएचओ आरएसपुरा को दी और उन्होंने एक रिक्विजिट सेक्शंस के अंदर 295 और 295A के तहत उन्हें बुक किया, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की है। दीपक जी, मैं जानना चाहूँगी उनके ऊपर जो है 295 और 295A सेक्शन जो है वो लगाई गई है, क्या कुछ चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं और कितनी जो है उनको सज़ा दी जाएगी इस कार्य के लिए? देखिए, सज़ा जो है वो आफ्टर ट्रायल ही पता लगेगी। अभी जो चार्जेस की आपने बात की, तो 2 चार्ज अभी लगे हैं 295 और 295A के, जो एसएचओ आरएसपुरा ने उनके ऊपर लगाए हैं। और जो एफआईआर की जो हमारे पास कॉपी भी है, वो भी उसमें भी जो साफ दिख रहे हैं कि 295 और 295A के जो चार्जेस हैं वो उनके ऊपर लगे हैं, जिसमें आप किसी भी धर्म विशेष के, किसी भी जाति विशेष के लोगों के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म के बिलीफ रखने वाले लोगों के खिलाफ आप किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते, ये उनमें लिखा गया। और अगर यदि कोई व्यक्ति उस चीज़ के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दिया जाएगा। ये उस धारा की जो है वो लिखना है, उस धारा को हम ऐसे पढ़ते हैं। तो ये मैं एफआईआर की कॉपी दिखाना चाहूँगा। ये एफआईआर हम लोगों ने लगाई है, एक ऑनलाइन कॉपी हमारे पास इसकी मौजूद है, आप लोग भी अपने मीडिया में ज़रूर दिखाएं। और इसमें जो 3 साल की सज़ा होती है, एक
बट इसके साथ साथ जो अभी जब कोर्ट ये केस जो है जब ट्रायल में जाएगा तो हम लोग ज़रूर इसकी अपील डालेंगे कि इनके जो चार्जेस हैं वो रिफ्रेम भी किए जाएं, इनको आईटी एक्ट के तहत बुक किया जाए, इन्हें पीएसए भी इनके ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं गगन भगत जैसे लोग जो हैं वो समाज के ऊपर खतरा हैं। ये समाज को तोड़ के किसी भी रूप में अपने खाली बेनिफिट के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। अब ये तो केवल हम लोग गगन भगत की बात करें, ऐसे सैकड़ों नेता बैठे हैं पूरे देश के अंदर, और जिस पार्टी के अंदर ये हैं, जिस फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व के अंतर्गत ये चल रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व के अंतर्गत चल रहे हैं, ये तो उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि गगन भगत जो कि फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं आरएस पुरा से, और साथ ही साथ अब जो हैं वो लीडर एज ए लीडर वर्क कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में, जो कि पार्टी एक अहम महत्व रखती है जम्मू कश्मीर में और एक बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर की। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में जो है फारूक अब्दुल्ला लीडर है, सीनियर लीडर है और प्रेसिडेंट भी है वहाँ के। तो दीपक जी, आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से वो अभी लीडर हैं, और हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी या फारूक अब्दुल्ला की कोई भी स्पीच ले लो तो उनकी ओर से यही कहा जाता है कि हम हर धर्म को जो है साथ लेके चलते हैं, और वही उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लोगों की मंशा को जो है वो ठेस पहुंचती है। तो क्या कुछ एक्शन जो है पार्टी को भी उनके ऊपर लेना चाहिए? देखो, ये तो पहला नंबर तो किसी पार्टी में रहने लायक है नहीं ये बंदा समाज के अंदर रहने लायक ही नहीं है, डॉक्टर गगन भगत। इसको तो सबसे पहले पुलिस ने जो चार्जेस फ्रेम किए हैं वो तो चलो लीगल कार्रवाई होगी, इस व्यक्ति को जेल से ही बाहर नहीं आने देना चाहिए, इसके ऊपर पीएस से लगाना चाहिए। पहली मांग तो हमारी यही है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए, और अगर ऐसी व्यक्ति को पार्टी के अंदर अभी भी स्थान बनाए रखने देना चाहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तो उनके पार्टी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, और वो उनकी छवि जो है, उनकी भी मानसिकता ये व्यक्ति दर्शाएगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते तो अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो अपने गुनाह की वो माफ़ी मांग चुका है, मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि उसने ये क्राइम किया है। अगर उसने मनुस्मृति को जलाया है, जो मनुस्मृति इस देश के अंदर एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है, तो इसका मतलब ये है, और उसके बाद वो माफ़ी मांग रहा है, मतलब उसने गलती की है, उसने क्राइम किया है। ऐसे क्रिमिनल्स के लिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जगह है क्या? ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को तो समाज में रहने का अधिकार नहीं, पार्टी तो एक दूर की बात है, पार्टी तो सज्जन लोगों की होती है, जो समझदार होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो समाज को जोड़ के रखने का प्रयास करते हैं। बात रही कि एक पार्टी के लीडर हैं तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों की बात आगे रखते हैं, लेकिन जब वो अपनी ओर से ही ऐसी बात रखते हैं तो वो लोगों के बातों को क्या मोड़ देंगे, क्या लोगों की बातों को किस और लेकर चले जाएंगे? देखिए, आज तो चलो जो परिस्थिति बन गई, कल क्या पता कल ये पुनः चुनाव लड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट से चुनाव जीत जाए, उसके बाद आप खुद सोच लो कि ये कितना बड़ा खतरा है देश के आगे, ये कितना बड़ा खतरा है समाज के आगे। हम जेकेपी का भी इसमें धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने, अगर हमने 6:30 एप्लीकेशन उनको दी थी तो 7:30 बजे इस व्यक्ति के खिलाफ पर्चा लगा दिया हुआ था, इस व्यक्ति के खिलाफ FIR जो है वो लॉन्च हो चुकी थी, क्योंकि जेकेपी भी इस चीज़ को समझ पाई, हायर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ को समझ पाई कि ये व्यक्ति ने जो गुनाह किया है वो कितना बड़ा खतरा है समाज के लिए। तो उन्होंने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया, सिग्निफिकेंस समझा और उस बंदे को जो है वो बुक किया। तो बस यही है हमारी मानना कि इसको जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए, कोर्ट इसका जो केस है वो फास्ट ट्रैक पे ले और उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सज़ा दे। आपको क्या लगता है, क्या मंशा रही होगी कि उन्होंने ऐसी जो कार्य है वो कार्य किया, कुछ लोगों को ठेस भी पहुंची, किसी वर्ग के बुक है, ये रिलीजियस बुक है, और कैसा फील हुआ होगा लोगों को कि जब उन्होंने ऐसी सब चीज़ें की और उसके बाद जब उन्होंने आज माफ़ी मांगी, उन्होंने ये कहा आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि बुक की क्या महत्वता है, मुझे नहीं पता है। तो डॉक्टर बता दे अपने नाम के आगे से, अगर तू बिना पढ़े कोई भी चीज़ कर देता है ओछेपन के पीछे, ये तो डॉक्टर गगन भगत को देखना चाहिए ना। मैंने कुछ चीज़ पढ़ी नहीं बट मेरे को TRP चाहिए थी, आपने कारण पूछा ना, क्या कारण रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ TRP का स्टंट है जो आज पूरे देश में आप देख रहे हो, कत्लो गरत हो रही है, दंगे हो रहे हैं, किस चीज़ के पीछे? केवल जातीय राजनीति के पीछे, जातीय भेदभाव क्रिएट करो। ये चंद्रशेखर आज़ाद का भी यही काम है और ये जम्मू का चंद्रशेखर आज़ाद बनना चाहता है। ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए लोगों को। हमने तो चलो कानूनी कार्रवाई की क्योंकि हम लोग कानून पर विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जूते खाने लायक हैं लोगों के। और ये केवल जो आपने कारण पूछा, क्या इसकी मंशा रही होगी? इसकी मंशा रही है TRP, नंबर 1। नंबर 2, इसको लगा कि कोई समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार के चैलेंज को, क्योंकि आज आप देखते हैं देश के अंदर कितना सेंसिटिव इशू है कि आप किसी
स्वर्ण जाति के खिलाफ बोल दो, वो आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ना ले सकते। आपको लगेगा कि कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं कुछ भी बोलता जाऊंगा। आज आप मनुस्मृति के बारे में बोल रहे हैं, कल आप गीता के बारे में बोलेंगे, परसों आप रामायण के बारे में बोलेंगे। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? तो हम लोगों ने इसको एक मैसेज दिया है डॉक्टर गगन भगत को कि आपकी ये कारनामे हैं, टीआरपी स्टंट है, प्रोपेगेंडा है, वो यहाँ चलने वाला नहीं है, ना हम चलने देंगे। और पुलिस का उसमें पूरी तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे कि पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई की है। बाकी आगे इसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने इसका चालान पेश करना चाहिए, और जो आगे कानून की कार्रवाई होगी हम उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास रखते हैं। अब उनकी ओर से जो है वो माफ़ी मांगी जा रही है कि मुझे तो इसका एहसान थोड़ी महत्व की जो है वो पता नहीं था, जो भी कुछ था। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये पोस्ट किया, जिस दिन ऐसी तस्वीरें, वीडियो जो हैं वायरल हुई, तो लोगों ने कमेंट के ज़रिए उन्हें बताने की कोशिश की कि ये एक धार्मिक बुक है, कि आप ऐसा ना करें। और कमेंट में जो है उन्होंने भद्दे शब्दों का भी प्रयोग किया, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी कही जिससे लोगों की मंशाओं को जो है वो ठेस भी पहुंची। देखिए, माफ़ी मांगी, उसने एहसान किसी के सर नहीं किया। उसने जो माफ़ी मांगी है वो उसका नैतिक दायित्व था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसने एक जातीय, क्योंकि वो एक टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव रहा है डॉक्टर गगन भगत अपनी आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वहाँ के लोगों को अगर उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वहाँ के ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे भारत के समाज की किसी भी व्यक्ति की अगर भावनाएं आहत हुई हैं इस चीज़ से, तो उसका नैतिक दायित्व बनता था कि वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे। नंबर 1। नंबर 2, आगे अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, उसने माफ़ी मांगकर किसी के सर एहसान नहीं किया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होगी। हम कानून के ऊपर विश्वास रख के जी बात कर रहे हैं सारी। दीपक जी, जब उनकी ओर से ऐसा कार्य किया गया जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुंची है, अब उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है जिसमें उन पे सेक्शन 295 और 295A भी लगाई गई है, और अब जो है वो माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी वीडियो जारी हुई है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे इसका महत्व जो है वो नहीं पता था। लेकिन जब लोगों ने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की कमेंट के ज़रिए, तो कमेंट्स में जो है उन्होंने भद्दे शब्दों का प्रयोग किया, और साथ ही साथ कहा कि अब हर गाँव में जो है मनुस्मृति को जलाया जाएगा। अब माफ़ी मांग रहे हैं। क्या ये पुलिस का भय है, ये जो एफआईआर लगी है उसका भय है, या उनको अपनी गलती जो है वो सच में रियलाइज़ हो रही है? ये गगन भगत ने वो हरकत की है, जैसे होता है ना कि खाली मैदान में आके दहाड़ मारना कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता, जब सामने से एक छोटा बच्चा भी आ जाए तो उसी पैंट संभालते हुए भागना अपनी। तो गगन भगत ने वो हरकत की है। जब तक उसके ऊपर पर्चा नहीं लगा था, जब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं लगी थी, तब तक उसने पोस्ट डाले, मैं यहाँ पर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ स्मृति जलाऊंगा, वहाँ गीता जलाऊंगा, इस टाइप के उसने पोस्ट डाले। जिस टाइम उसके ऊपर एफआईआर लगी है, शाम को उस बंदे ने माफ़ी मांग ली है, उसी शाम, कि भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और अगर उसने माफ़ी मांगी भी है तो किसी के सर एहसान नहीं किया उसने। उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाई है पूरे भारत देश के अंदर, जो मनुस्मृति के साथ कनेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु वो एक धार्मिक पुस्तक थी जिसका आज की डेट में आइन के रूप में कोई वो नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। वो एक स्पिरिचुअल बुक है, एक रिलीजियस बुक है, जिससे कई लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, कहीं उसे एज अ टेक्स्ट पढ़ते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं उसे एज अ रिलीजियस बुक। तो उसे जलाकर अगर उसने माफ़ी मांगी है तो उसने किसी के सर एहसान नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जब माफ़ी मांगी है तो माफ़ी मांगने का कारण एक ही है कि उसे पुलिस का डर जो है वो बैठ गया। किस कारण से? क्योंकि जो 2 धाराएं उसके ऊपर लगी हैं ना, दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की धाराएं, 295 और 295A, दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। उसको लगा था कि बैकफायर नहीं होगा, डॉक्टर गगन भगत को ये लगा था कि कोई बैकफायर नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं देगा, क्यों, मैं शेर हूँ यहाँ का। लेकिन जब एक व्यक्ति ने जवाब दिया तो आज पूरा जम्मू कश्मीर का समाज, आप देखेंगे कई लोग जो हैं पुलिस स्टेशंस में गए हैं कि हम लोग इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, और हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रवादी समाज है, जो एक हम कहेंगे सबसे ज़्यादा सहनशील और लिबरल समाज है, वो एक साथ खड़ा हो गया है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाकर हम अपना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लें, और ना ही ऐसा एक नेता का लक्षण होना चाहिए। कोई भी लक्षण है उसे समाज जोड़ने का काम करना है, कोई भी नेता है उसे समाज को एकजुट रखने का काम करना है, ना कि समाज के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट कराकर उसका पॉलिटिकल बेनिफिट राइप करना है। डॉक्टर गगन भगत उनमें से एक नेता है जो समाज को तोड़ के अपना पॉलिटिकल बेनिफिट निकालना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की जगह जो है वो एक ही है, जेल की सलाखों के पीछे। आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा उन लोगों को जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे अब एक्टिविटी हुई है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्या मैसेज जो भी इस प्रकार की गतिविधि करता है वो दिखता है पूरे समाज में कहीं पे भी, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा सबको
कि कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में किसी के ऊपर एफआईआर लगाना। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई प्रयास किया है जिससे धार्मिक जो है एक डिफरेंस क्रिएट होगा सोसाइटी में, आप उसको पीएसए के तहत 295 ए के तहत 153 के तहत 153 ए के तहत आप उसे बुक कर सकते हैं। और एक किसी भी आपके नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे वो वारदात हुई है वहाँ आपने जाना है, एक एप्लीकेशन देनी है फॉर लॉजिंग एन एफआईआर। पुलिस की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस चीज़ के लिए एफआईआर लॉज करे। अगर बाई चांस कभी पुलिस नहीं करती है इस चीज़ के ऊपर तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप कोर्ट के थ्रू उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर लगा सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति केवल गगन भगत ही नहीं, गगन भगत जैसे कई लोग हैं यहाँ पर जो अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए किसी भी समाज को तुड़वा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज को आड़े हाथों लेना चाहिए और सामने खड़े होकर डटकर सामना करना चाहिए। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। इस बात से हर एक के लिए मैसेज निकलता है कि आप लोग भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे भाईचारा जो है वो ख़राब हो, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी धर्म को जो है वो पर्टिकुलरली टारगेट करे। फिलहाल गगन भगत के ऊपर जो है वो एफआईआर हो चुकी है। क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ये आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ दीपक गुप्ता जी मौजूद थे जिनकी ओर से जो है ये एफआईआर लगाई गई है और गगन भगत के ऊपर जो है वो सेक्शन 295 और 295 ए लगाई गई है। तो अगर आप लोग भी अगर ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें, इन चीज़ों को जो है वो बढ़ावा ना दें और ऐसे जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ।